टायलर बोस्मैनी, जो क्लेवर के सीईओ हैं, ने बिक्री के बारे में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कॉलेज में गणित और सांख्यिकी की पढ़ाई की और वित्त के क्षेत्र में करियर बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन एक दोस्त के कहने पर एक स्टार्टअप में बिक्री का काम करने लगे। इस अनुभव ने उन्हें बिक्री की दुनिया में प्रवेश करने का मौका दिया, जहां उन्होंने शुरुआती चरण की कंपनी के लिए बिक्री की रणनीतियों को समझा। क्लेवर की स्थापना के समय उन्होंने अपने पिछले अनुभव को महत्वपूर्ण पाया, जो आज कंपनी की तेजी से वृद्धि में सहायक रहा है। क्लेवर स्कूलों के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है और यह अमेरिका के लगभग 1/4 स्कूलों द्वारा उपयोग किया जाता है। टायलर ने बताया कि बिक्री को लेकर उनकी धारणा पहले बहुत रहस्यमय थी, जिसमें उन्हें लगता था कि बिक्री करने वाले लोग बहुत आकर्षक और कुशल होते हैं। लेकिन उन्होंने सीखा कि बिक्री का असली काम संस्थापक के रूप में खुद करना होता है, न कि केवल बिक्री कर्मचारियों को नियुक्त करना। पॉल ग्राहम के अनुसार किसी कंपनी की शुरुआत करते समय दो मुख्य कार्य होते हैं: उपयोगकर्ताओं से बात करना और उत्पाद बनाना। उपयोगकर्ताओं से बात करना ही असल में बिक्री है। ये कई लोगों के लिए डरावना हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले कभी बिक्री नहीं की। लेकिन टायलर ने बताया कि संस्थापक के रूप में कुछ अनोखे लाभ होते हैं जो बिक्री में मदद करते हैं, जैसे उत्पाद के प्रति जुनून और उद्योग की गहरी समझ। ये दोनों बातें बिक्री के अनुभव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। टायलर ने अपने सह संस्थापक का उदाहरण दिया, जो शुरुआती चरण में बिक्री का काम कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि शुरुआती स्टार्टअप में बिक्री का मतलब डॉन ड्रेपर जैसा नहीं होता, बल्कि यह कई फोन कॉल्स और सीधी बातचीत होती है। ये कार्य संस्थापक के लिए करना आसान है, बशर्ते वे इसे गंभीरता से लें। क्लेवर में उन्होंने एक संस्थापक को पूरी तरह से बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित किया, क्योंकि ये उनके व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। टायलर ने बिक्री के विभिन्न चरणों के बारे में बात की, जो आमतौर पर एक फनल के रूप में समझे जाते हैं। पहले चरण में संभावित ग्राहकों की पहचान करना होता है, जिसे प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। इस चरण में ये जानना महत्वपूर्ण है कि कौन लोग वास्तव में रुचि रखते हैं। इसके बाद बातचीत का चरण आता है, जहां आप संभावित ग्राहकों के साथ संवाद करते हैं। ये बातचीत आपको ये समझने में मदद करती है कि कौन ग्राहक वास्तव में गंभीर है और किसे आप सौदा करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। फिर जब आप उन गंभीर ग्राहकों को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें बंद करने और सौदा साइन करने की कोशिश करते हैं। अंततः जब ये सब सफल होता है, तो आप राजस्व के उस वादे की भूमि में पहुंच जाते हैं। टायलर ने क्लेवर में उपयोग की गई कुछ रणनीतियों के बारे में बताया, जो इन चरणों में प्रभावी रही हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये रणनीतियां अमूर्त न हो, बल्कि ऐसी हो जिन्हें स्टार्टअप में लागू किया जा सके। प्रोस्पेक्टिंग के चरण में उन्होंने बताया कि सही ग्राहकों की पहचान करना और उन्हें आकर्षित करना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि बिक्री प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। टायलर ने प्रोस्पेक्टिंग की प्रक्रिया को समझाते हुए बताया कि यह जानना आवश्यक है कि कौन लोग आपकी कॉल लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एवरेट रोजर्स द्वारा विकसित तकनीकी जीवन चक्र अपनाने की वक्रता का उल्लेख किया, जिसमें नवप्रवर्तक, प्रारंभिक अपनाने वाले, मध्य चरण अपनाने वाले, देर से अपनाने वाले और लंगड़ाते हुए ग्राहक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नवप्रवर्तक वे संभावित ग्राहक हैं जो नए उत्पादों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये जानकर निराश होना स्वाभाविक है कि केवल 2.5% कंपनियां ही ऐसी होती हैं जो स्टार्टअप से खरीदने पर विचार करेगी। हालांकि टायलर ने इसे सकारात्मक रूप से देखा, ये समझते हुए कि जब केवल 2.5% कंपनियां आपकी कॉल लेने के लिए तैयार हैं, तो यह एक संख्याओं का खेल बन जाता है। यदि आप इन कंपनियों तक पहुंचने और प्रारंभिक बिक्री प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे कॉल करने होंगे और कई लोगों से बात करनी होगी। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि क्लेवर के शुरुआती दिनों में उन्होंने ये कॉम्बिनेटर के पहले 2 महीनों में 400 से अधिक कंपनियों से संपर्क किया। प्रोस्पेक्टिंग के लिए उन्होंने 3 सबसे सफल तरीकों का उल्लेख किया। पहला, व्यक्तिगत नेटवर्क, जो स्पष्ट है। दूसरा, सम्मेलन, जो कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है। और तीसरा, ठंडी ईमेल, जो सबसे परिचित तरीका है। सम्मेलन के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि यहां आप सीधे संभावित ग्राहकों से मिल सकते हैं और अपने उत्पाद के बारे में चर्चा कर सकते हैं। टायलर ने बताया कि लोग अक्सर बड़े तकनीकी सम्मेलनों जैसे केस या E3 के बारे में सोचते हैं, लेकिन असल में बिक्री के लिए उपयोगी सम्मेलन ऐसे होते हैं जो अधिक लक्षित होते हैं। उन्होंने साझा किया कि शुरुआती दिनों में उन्होंने ऐसे सम्मेलनों में भाग लिया जहां उनके संभावित ग्राहक मौजूद होते थे। उदाहरण के लिए, यदि आप CIOS को बेच रहे हैं और मिल्वॉकी में उनका एक सम्मेलन हो रहा है, तो वह स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण है।
उन्होंने बताया कि वे सम्मेलन के लिए पहले से उपस्थित लोगों की सूची प्राप्त करते थे और हर एक व्यक्ति को ईमेल करके मीटिंग सेट करने की कोशिश करते थे, ताकि जब वे वहां पहुंचे तो उनका हर मिनट सही तरीके से उपयोग हो सके। ये रणनीति क्लेवर के शुरुआती दिनों में बहुत प्रभावी साबित हुई, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपने पहले ग्राहकों से मुलाकात की। इसके बाद टायलर ने ठंडी ईमेल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ठंडी ईमेल लिखने के तरीके को नहीं जानते हैं। सही तरीके से ठंडी ईमेल लिखना एक कला है जो संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि ठंडी ईमेल में स्पष्टता और संक्षिप्तता होनी चाहिए, ताकि प्राप्तकर्ता को तुरंत समझ में आ सके कि ईमेल का उद्देश्य क्या है और उन्हें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। टायलर ने बताया कि ठंडी ईमेल लिखना वास्तव में आसान है और इसका मुख्य तत्व संक्षिप्तता है। उन्होंने एक ईमेल टेम्पलेट साझा किया जिसमें केवल ये बताया गया है कि वह कौन है, वे क्या बना रहे हैं और क्या वे इस पर बात कर सकते हैं। ये टेम्पलेट कस्टमाइज किया जा सकता है और इसे कई संभावित ग्राहकों को भेजा जा सकता है। इसके बाद उन्होंने बिक्री प्रक्रिया के पहले चरण के महत्व पर जोर दिया, जिसमें संभावित ग्राहकों को फोन पर लाना शामिल है। जब आप उन्हें फोन पर लाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको चुप रहना चाहिए। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई संस्थापक जब पहली बार किसी ग्राहक से बात करते हैं तो वे अपने उत्पाद के बारे में बहुत अधिक बोलने की कोशिश करते हैं। टायलर ने कहा कि सबसे सफल बिक्री करने वाले लोग कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं। वे सवाल पूछते हैं जैसे, आपने आज मेरी कॉल लेने का निर्णय क्यों लिया, या आप इस समस्या को आज कैसे हल करते हैं। इस तरह के सवाल पूछकर वे ग्राहक की जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि क्लेवर में यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उन्होंने उबर कॉन्फ्रेंस का उदाहरण दिया, जो कॉल के बाद एक ईमेल भेजता है जिसमें बताया जाता है कि आप कितनी देर तक बोले और दूसरी पार्टी ने कितना बोला। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि बिक्री की संभावना कितनी है। इस प्रक्रिया में ग्राहकों की समस्याओं को सुनना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल बिक्री को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप सही समाधान प्रदान कर रहे हैं। टायलर ने फॉलो अप के महत्व पर जोर दिया, ये बताते हुए कि कई बार संभावित ग्राहकों से संपर्क करने के बाद भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। उन्होंने एक उदाहरण साझा किया जिसमें क्लेवर ने अपने दूसरे सौदे को पूरा करने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ा। इसमें कई बार ईमेल भेजना और फिर से भेजना शामिल था, भले ही पहले ईमेल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कई संस्थापक एक अच्छे कॉल के बाद ईमेल भेजते हैं और फिर प्रतिक्रिया न मिलने पर सोचते हैं कि वह व्यक्ति शायद रुचि नहीं रखता, लेकिन वास्तव में यह एक सामान्य प्रक्रिया है और फॉलो अप करने की एक असाधारण इच्छा होना आवश्यक है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एक स्टार्टअप के लिए समय अत्यंत मूल्यवान होता है, इसलिए सभी संभावित ग्राहकों के लिए फॉलो अप करना संभव नहीं है। उनका लक्ष्य होना चाहिए कि वे जल्दी से हाँ या ना में जवाब प्राप्त करें। हजारों शायद आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, उन्होंने कहा। कभी कभी ना भी बेहतर होता है, क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने की अनुमति देता है। जब आप कई लोगों से बात कर चुके होते हैं और लगातार फॉलो अप कर रहे होते हैं, तो अंतिम चरण रेडलाइनिंग होता है। यह प्रक्रिया समझने में थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये सरल है। इसमें आप एक समझौता भेजते हैं जिसे संभावित ग्राहक देखता है और उस पर अपनी टिप्पणियां करता है। यह प्रक्रिया सौदे को अंतिम रूप देने में मदद करती है। टायलर ने समझाया कि जब सौदे की प्रक्रिया चल रही होती है तो दोनों पक्षों के वकील दस्तावेजों में संशोधन करते हैं और इस प्रक्रिया में आगे पीछे होते हैं। यदि आप यह कॉम्बिनेटर यक का हिस्सा हैं, तो ये प्रक्रिया आसान होती है, क्योंकि यक के पास मानक टेम्पलेट समझौते होते हैं जिन्हें आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यक का हिस्सा नहीं हैं, तो आपको ये सब खुद से समझना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि यक ने अपने डील दस्तावेजों को ओपन सोर्स करने का निर्णय लिया है, जिससे ये दस्तावेज अब सभी के लिए उपलब्ध होंगे। इससे स्टार्टअप्स के लिए बिक्री करने में कोई बाधा नहीं आएगी। टायलर ने यह भी कहा कि कई स्मार्ट लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य सौदे करना, संदर्भ ग्राहकों को प्राप्त करना, मान्यता प्राप्त करना और राजस्व उत्पन्न करना है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका स्टार्टअप असफल हो सकता है। उन्होंने देखा है कि कई संस्थापक महीनों तक छोटे छोटे बिंदुओं पर बहस करते हैं, जैसे कि कुछ मुआवजे की धाराओं पर, जबकि उनका व्यवसाय बेहतर होता यदि वे समझौते पर हस्ताक्षर कर आगे बढ़ जाते। एक और समस्या जो टायलर ने बताई वह ये है कि जब कोई कंपनी कहती है कि वे आपका उत्पाद उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक और विशेषता की आवश्यकता है, तो कई संस्थापक तुरंत उस विशेषता को बनाने का प्रयास करते हैं।
लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यह अक्सर काम नहीं करता है। जब आप उस विशेषता को बनाकर वापस जाते हैं, तो संभावना है कि वे फिर से कोई और विशेषता की मांग करेंगे या किसी अन्य कारण से उत्पाद का उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए जब कोई कहता है कि वे उपयोग करना चाहते हैं लेकिन एक विशेषता की कमी है, तो इसे एक संकेत के रूप में लेना चाहिए कि वे वास्तव में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। टायलर ने बताया कि जब कोई ग्राहक कहता है कि वे आपके उत्पाद का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन एक विशेषता की कमी है, तो आपको दो विकल्पों में से एक चुनना चाहिए। पहला, आप कह सकते हैं कि यह अच्छा है, चलिए एक समझौता करते हैं जिसमें यह विशेषता बनाने का वादा शामिल होगा। इससे आपको यह सुनिश्चित हो जाएगा कि यदि आप वह विशेषता बनाते हैं, तो ग्राहक आपके उत्पाद का उपयोग करने के लिए तैयार है। दूसरा और अधिक सामान्य दृष्टिकोण जो टायलर ने अपने अनुभव से साझा किया, वह यह था कि वे ग्राहक से कहते थे कि यह अच्छा है, लेकिन वे पहले ये देखेंगे कि क्या अन्य ग्राहक भी इसी विशेषता की मांग कर रहे हैं। यदि कई ग्राहक उस विशेषता की मांग करते हैं, तो फिर उसे बनाना उचित होगा। इस तरह आप एक विशेष ग्राहक की मांग पर आधारित एक एक करके समाधान बनाने के जाल में नहीं फंसते, जो कि वास्तव में आपको बचना चाहिए। टायलर ने चेतावनी दी कि यह एक सामान्य गलती है और संस्थापकों को इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक और जाल के बारे में बताया जिसमें संस्थापक अक्सर अपने उत्पाद को बहुत अधिक सुविधाओं से भर देते हैं, जिससे उत्पाद की जटिलता बढ़ जाती है। यह स्थिति तब होती है जब संस्थापक ग्राहकों की सभी मांगों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उत्पाद की गुणवत्ता और उपयोगिता प्रभावित होती है। इसलिए टायलर ने सलाह दी कि आपको अपने उत्पाद को सरल और स्पष्ट रखना चाहिए और केवल उन सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में आपके लक्षित ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह आप अपने उत्पाद को बेहतर बना सकते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ा सकते हैं। टायलर ने बताया कि एक महत्वपूर्ण बात जिसे आपको टालना चाहिए वह है फ्री ट्रायल ट्रैप। यह अक्सर होता है कि ग्राहक फ्री ट्रायल की मांग करते हैं, जो कि एक सामान्य अनुरोध है, लेकिन स्टार्टअप के लिए राजस्व, मान्यता, उपयोगकर्ता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, और फ्री ट्रायल इन चीजों में से कोई भी प्रदान नहीं करता। जब आप फ्री ट्रायल देते हैं, तो आप वास्तव में प्रगति नहीं कर रहे होते हैं और अंत में आपको फिर से उन्हें बेचना पड़ता है। टायलर ने साझा किया कि जब कोई फ्री ट्रायल की मांग करता है, तो उन्हें ये कहना चाहिए कि वे फ्री ट्रायल नहीं देते, लेकिन वे वार्षिक अनुबंध करते हैं। पहले 30 या 60 दिनों में यदि ग्राहक संतुष्ट नहीं है, तो वे बाहर निकल सकते हैं। यह तरीका ग्राहकों को एक मौका लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि स्टार्टअप को आवश्यक राजस्व और प्रतिबद्धता मिलती है। इसके बाद टायलर ने बताया कि जब आप बिक्री प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रारंभिक बिक्री को स्केल करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानबूझकर ऐसे अनस्केलेबल कार्य कर सकते हैं जो शुरुआती ग्राहकों को आकर्षित करें। लेकिन जैसे जैसे आप अधिक बिक्री करते हैं, आपको यह विचार करना चाहिए कि कौन से पहलू दोहराए जा सकते हैं और कौन से पहलू आगे बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने क्रिस्टोफ जानस के एक ब्लॉग पोस्ट का उल्लेख किया जिसमें $100 मिलियन कंपनी बनाने के 5 तरीकों पर चर्चा की गई है। यह विचार आपको अपने व्यवसाय के विकास के लिए एक ठोस रणनीति बनाने में मदद कर सकता है। टायलर ने $100 मिलियन कंपनी बनाने के 5 तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि एक कंपनी 1000 ग्राहकों को $1,00,000 का उत्पाद बेच सकती है, या 10,000 ग्राहकों को $10,000 का, या 100,000 ग्राहकों को $1,000 का। यह महत्वपूर्ण है कि आप पहले दिन से यह न जाने कि आप किस श्रेणी में आएंगे, लेकिन अधिकांश कंपनियां इनमें से किसी एक श्रेणी में आती हैं। यदि आप $1,00,000 के उत्पाद की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो आपको उच्च संपर्क बिक्री चक्र की आवश्यकता होगी। हालांकि यदि आप $1,000 के उत्पाद बेचना चाहते हैं, तो आपको अपनी बिक्री प्रक्रिया को स्केलेबल बनाने पर ध्यान देना होगा। टायलर ने कहा कि कई स्टार्टअप्स इस बात को समझने में चूक जाते हैं और कम कीमत वाले उत्पादों को बेचने की कोशिश करते हैं, बिना ये सोचे कि वे इसे कैसे स्केल करेंगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि जब आप $0 से $1 मिलियन तक पहुंचते हैं, तो यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर आपको अपने उत्पाद की कीमत को इस तरह से निर्धारित करना होगा कि वह एक व्यवहार्य व्यवसाय बन सके। टायलर ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि इस चरण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है और यह कई संस्थापकों के लिए अस्पष्ट है। इसके बाद माइकल सिबेल ने पिच बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि कंपनियों को अपनी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से समझाने और पैसे मांगने में कठिनाई होती है।
उन्होंने 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की: 30 सेकंड की पिच, 2 मिनट की पिच, फंडिंग के लिए सही समय और निवेशक मीटिंग्स कैसे सेट करें। 30 सेकंड की पिच को हमेशा तैयार रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके व्यवसाय का संक्षिप्त परिचय है। 2 मिनट की पिच उन लोगों के लिए होती है जो अधिक रुचि रखते हैं। माइकल ने कहा कि अधिक बात करने से आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो लोगों को पसंद ना आए, इसलिए संक्षिप्त रहना बेहतर है। टायलर ने पिच बनाने के लिए 3 वाक्यों का उपयोग करने की सलाह दी। पहले वाक्य में आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या करती है, और इसे इतना सरल बनाना चाहिए कि कोई भी, जैसे आपकी माँ, इसे समझ सके। यदि आप एक वाक्य में यह नहीं बता सकते कि आपकी कंपनी क्या करती है, तो आपको इसे फिर से लिखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, एयरबीएनबी का सरल विवरण हो सकता है कि हम आपको अपने घर के अतिरिक्त कमरे को किराए पर देने की अनुमति देते हैं। दूसरे वाक्य में आपको अपने बाजार के आकार के बारे में बताना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप ये बताएं कि आपका उत्पाद किस बड़े उद्योग में है और उसका आकार क्या है। निवेशक ये सुनना पसंद करते हैं कि आप एक बहु करोड़ डॉलर के बाजार में हैं। उदाहरण के लिए, एयरबीएनबी को ये बताना चाहिए कि होटल बाजार, छुट्टी किराए का बाजार और ऑनलाइन होटल बुकिंग बाजार का आकार कितना है। तीसरे वाक्य में आपको अपनी कंपनी की प्रगति के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ये बताना चाहिए कि आप कब लॉन्च हुए और आपकी वृद्धि दर क्या है। जैसे, हमने जनवरी में लॉन्च किया और हमारी वृद्धि दर 30% प्रति माह है। यदि आप प्री लॉन्च के संदर्भ में प्रगति नहीं बता सकते, तो आपको निवेशक को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टायलर ने कहा कि यह 3 वाक्य आपके व्यवसाय के बारे में बातचीत शुरू करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। इसके बाद, जब आपके पास किसी को वास्तव में मनाने की आवश्यकता होती है, तो 2 मिनट की पिच का उपयोग करें। ये पिच अधिक विस्तृत होनी चाहिए और इसमें आपके व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए, ताकि निवेशक को आपकी कंपनी की संभावनाओं का स्पष्ट चित्र मिल सके। टायलर ने पिच में 4 अतिरिक्त घटकों को जोड़ने की सलाह दी। पहला है अद्वितीय अंतर्दृष्टि, जिसमें आपको निवेशकों को कुछ ऐसा बताना है जो वे नहीं जानते या जो बड़े खिलाड़ी समझ नहीं पाते। ये वह क्षण है जब निवेशक को आहा महसूस होना चाहिए, और इसे 2 वाक्यों में संक्षेपित करना आवश्यक है। दूसरा घटक है आपके व्यवसाय का मॉडल, जिसमें आपको स्पष्टता से बताना चाहिए कि आप पैसे कैसे कमाएंगे। कई संस्थापक इस सवाल से भागते हैं, लेकिन उन्हें सीधे बताना चाहिए कि उनका व्यवसाय मॉडल क्या है, चाहे वह विज्ञापन हो या प्रत्यक्ष बिक्री। तीसरा घटक टीम है। यदि आपकी टीम ने कुछ प्रभावशाली किया है, तो उसे बताना चाहिए, जैसे कि यदि आप पेपाल या अमेज़न के संस्थापक हैं। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि टीम के सदस्यों की संख्या, उनकी तकनीकी पृष्ठभूमि और आपस में संबंध की अवधि को संक्षेप में बताया जाए। अंतिम घटक है बड़ा अनुरोध, जिसमें आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आप कितने पैसे जुटा रहे हैं और किस प्रकार के वित्तीय साधनों का उपयोग कर रहे हैं। इस हिस्से में आपको कुछ तकनीकी शब्दावली का उपयोग करना चाहिए, ताकि निवेशक समझ सके कि आप गंभीर हैं। टायलर ने कहा कि जब आप धन जुटाने की योजना बनाते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अधिक ट्रैक्शन के साथ धन जुटाएं। यदि निवेशक आपसे पैसे देने के लिए पूछ रहे हैं, तो आप मजबूत स्थिति में हैं। यदि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने स्टार्टअप के बारे में बात करने की आवश्यकता है। टायलर ने कहा कि जब आप अपने स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं और इसे प्रचारित कर रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपने दोस्तों या अन्य स्टार्टअप करने वालों के साथ साझा करें। यह एक अच्छा तरीका है अपने विचारों को फैलाने का। इसके अलावा एक योजना बनाना आवश्यक है, ताकि आप बिना बहुत सारा पैसा जुटाए अपने उत्पाद को लॉन्च और बढ़ा सकें। उन्होंने बताया कि 95% स्टार्टअप बहुत कम पैसे में बाजार में उत्पाद ला सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप निवेशक को शक्ति की स्थिति में न रखें, यानी यह न कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आप हमें पैसे नहीं देते। इसके बजाय आपको ये दिखाना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, आपकी टीम पूरी तरह से समर्पित है, और यदि निवेशक शामिल होना चाहते हैं, तो यह अच्छा है, अन्यथा आपके पास अन्य विकल्प है। टायलर ने आत्मविश्वास रखने की सलाह दी और कहा कि यदि आपको जल्दी पैसे की आवश्यकता है, तो हमेशा कम पैसे की योजना बनाएं। यह दिखाना भी आवश्यक है कि आपकी टीम तेजी से काम कर रही है। यदि आप निवेशक को यह दिखा सकते हैं कि आपने लॉन्च से पहले ही 1 महीने में 8 महीने का काम किया है और आपकी टीम पूरी तरह से समर्पित है, तो आप कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप तब तक पूरी तरह से लाभ नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपका उत्पाद लॉन्च न हो जाए और बढ़ न रहा हो। अंत में निवेशक बैठकों को सेट करने के तरीके पर चर्चा की गई।
टायलर ने बताया कि निवेशकों से संपर्क करने का सबसे अच्छा तरीका एक गर्म परिचय है, जो किसी अन्य उद्यमी या आपके पिछले निवेशक द्वारा किया गया हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई ऐसा निवेशक जो आपकी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहता, आपको परिचय देने की पेशकश करता है, तो उसे नजरअंदाज करें। इसके बाद उन्होंने कहा कि फंडरेजिंग एक तेज प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि धीमी। सभी मीटिंग्स को एक ही सप्ताह में शेड्यूल करना चाहिए, जिससे आप एक साथ कई निवेशकों से मिल सकें। एक उपयोगी रणनीति यह है कि जब आप निवेशकों को ईमेल करते हैं, तो उन्हें बताएं कि आप अगले 2 हफ्तों तक व्यस्त हैं और तीसरे हफ्ते में मीटिंग सेट करना चाहेंगे। इससे आप ये संकेत देते हैं कि आप पैसे के लिए डेस्परेट नहीं हैं और आप अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि एक टीम सदस्य को फंडरेजिंग पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि यह पूरी कंपनी को प्रभावित न करे। इसके बाद डॉल्टन कैल्डवेल ने अपनी पिचिंग प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने करियर में $85 मिलियन जुटाए हैं और अब वे एक मॉक पिच का प्रदर्शन करेंगे। कैस्पर ने एक संचार प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर सहयोग करने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि यह उत्पाद उपभोक्ताओं को व्यवसायों से संवाद करने में मदद करेगा। जब डॉल्टन ने बाजार के आकार के बारे में पूछा, तो कैस्पर ने कहा कि मैसेजिंग कंपनियों का बाजार बहुत बड़ा है, जैसे कि व्हाट्सएप और स्नैपचैट। डॉल्टन ने कैस्पर से उनकी प्रगति और उपयोगकर्ताओं की संख्या के बारे में भी पूछा, जिस पर कैस्पर ने कहा कि वे बे एरिया में हजारों उपयोगकर्ताओं के साथ लाइव हैं। उन्होंने बताया कि वे अभी भी अपने उत्पाद को गुप्त रखना चाहते हैं और इसलिए अधिक विवरण साझा नहीं कर सकते। अंत में उन्होंने बताया कि उनकी टीम में 5 संस्थापक हैं, लेकिन वर्तमान में केवल वही पूर्णकालिक काम कर रहा है। कैस्पर ने अपनी टीम के सदस्यों की क्षमताओं के बारे में बताया, जिसमें एक बायो PhD धारक शामिल है जिसने कोडिंग में महारत हासिल की है। उन्होंने खुद को एक पायथन डेवलपर के रूप में पेश किया और कहा कि उन्होंने पायथन सीखने में काफी मेहनत की। इसके बाद डॉल्टन ने बातचीत को समाप्त करते हुए कहा कि यह मुलाकात बहुत अच्छी रही और उन्होंने कैस्पर से संपर्क में रहने का अनुरोध किया। हालांकि डॉल्टन ने तुरंत ये भी नोट किया कि पिचिंग का ये प्रयास प्रभावी नहीं था। उन्होंने कुछ गलतियों पर चर्चा करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पिच में स्पष्टता की कमी थी, जिससे निवेशक को समझने में कठिनाई हुई। डॉल्टन ने यह भी बताया कि पिच के दौरान आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। यदि आप अपने उत्पाद या विचार के प्रति उत्साहित नहीं हैं, तो निवेशक भी प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि पिचिंग के दौरान टीम के सदस्यों की भूमिकाओं और क्षमताओं को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, ताकि निवेशक को यह समझ में आए कि टीम में कौन कौन सी विशेषज्ञता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिच में डेटा और तथ्यों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निवेशकों को आपके विचार की वैधता को समझने में मदद करता है। उन्होंने ये भी बताया कि पिचिंग के दौरान समय प्रबंधन का ध्यान रखना चाहिए, ताकि सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया जा सके। कैस्पर ने बताया कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह व्यक्ति आपके काम को समझता हो। यह एक साधारण बात लगती है, लेकिन अक्सर लोग घबराकर तेजी से बोलने लगते हैं, जिससे निवेशक को यह समझने में कठिनाई होती है कि आपका ऐप वास्तव में क्या है। उन्होंने कहा कि आपको अपने आंकड़ों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यदि आप निवेशक को अपने आंकड़े बताने में असहज महसूस करते हैं, तो आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। बाजार के आकार के बारे में बात करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि आपको एक यथार्थवादी नीचे से ऊपर का विश्लेषण देना चाहिए और केवल बड़े नामों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो आपके काम से संबंधित नहीं है। निवेशक को यह समझाना महत्वपूर्ण है कि आपके पास बाजार के बारे में कुछ नई जानकारी है। कैस्पर ने अपने उत्पाद के बारे में विस्तार से बताया, जो एक मैसेजिंग प्रोडक्ट है जिससे उपयोगकर्ता किसी स्थान पर संदेश भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी स्टोर में हैं और वहां कोई समस्या है, तो आप सीधे प्रबंधक को संदेश भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास एक मोबाइल ऐप है, लेकिन उपभोक्ताओं को ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करना मुश्किल है। उन्होंने ये भी साझा किया कि उनके पास 350 व्यवसाय हैं, जिनमें से उन्होंने सभी को खुद बेचा है। उन्होंने बताया कि वे बड़े उद्यमों के लिए उत्पाद विकसित कर रहे थे, लेकिन छोटे और मध्यम व्यवसायों SMBs के साथ काम करने का निर्णय लिया। कैस्पर ने कहा कि वे प्रतिस्थान प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 संदेश प्राप्त कर रहे हैं, जो व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास पैसे कमाने के स्पष्ट तरीके नहीं हैं, लेकिन SMBs और बड़े ग्राहकों के लिए संभावनाएं हैं। वितरण रणनीति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि SMBs को बेचना बहुत कठिन है और LTV लाइफ टाइम वैल्यू और CPA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला कभी भी काम नहीं करेगा।
कैस्पर ने बताया कि उनके पास दो समाधान हैं, एक तो बड़े बाजार में जाना, जैसे कि स्टारबक्स या वॉलमार्ट, और दूसरा उपभोक्ता फेसिंग कंपनियों जैसे येल्प, गूगल और फेसबुक के साथ साझेदारी करना। उन्होंने कहा कि वे गूगल और फेसबुक से बात कर चुके हैं और येल्प के साथ मीटिंग करने वाले हैं। उनका लक्ष्य यह है कि जब भी कोई व्यवसाय की खोज करे तो वहां एक संदेश भेजने का बटन हो, जिससे उपभोक्ता व्यवसायों को सीधे संदेश भेज सके। उनका असली विजन यह है कि वे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच एक संदेश भेजने की अवसंरचना बनना चाहते हैं। यदि यह योजना सफल नहीं होती है और गूगल, फेसबुक और येल्प इस मूल्यवान संपत्ति को साझा नहीं करना चाहते, तो वे इसे बड़े खिलाड़ियों के लिए एक फीडबैक टूल के रूप में बेचना चाहेंगे। टीम के बारे में बात करते हुए कैस्पर ने बताया कि उनकी टीम में 3 तकनीकी सदस्य हैं, जिनमें से एक पूर्व गूगल इंजीनियर है। उन्होंने पहले एक स्टार्टअप शुरू किया था जो असफल रहा, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया है और सब कुछ खुद बनाया है। वे $500,000 और $8.5 मिलियन के कन्वर्टिबल नोट के लिए फंडिंग जुटा रहे हैं, जिसमें से $250,000 पहले से ही प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से ही कुछ बातचीत हो चुकी है और वे इस फंडिंग राउंड में निवेशकों को शामिल करने के लिए उत्सुक हैं। कैस्पर ने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि यह एक सहयोगात्मक मीटिंग थी, जहां उन्होंने बाजार के बारे में नई जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से धन जुटाने की बात की और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की, जिससे निवेशक के लिए गंभीर चर्चा करना आसान हो गया। इस बातचीत में ये स्पष्ट था कि जब लोग अपने व्यवसाय के प्रति उत्साही होते हैं और उसे अच्छी तरह से जानते हैं, तो यह निवेशकों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। बैठक के बाद कैस्पर ने बताया कि फॉलो अप करना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि टायलर ने बिक्री के दौरान कहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि चेक या वायर्ड फंड के अलावा कुछ भी नकारात्मक संकेत है। यदि निवेशक कहते हैं कि उन्हें भागीदारों से और बात करनी है, तो यह एक नहीं है। इसलिए कुछ दबाव डालना आवश्यक है। इसका एक तरीका है डील हीट उत्पन्न करना, जिसका अर्थ है कि आपके राउंड में भाग लेने की मांग है। यह मूल्य बढ़ाने का एक आसान और महत्वपूर्ण तरीका है। निवेशकों पर ड्यू डिलिजेंस करना भी आवश्यक है। यदि आप $500,000 की सीड राउंड के लिए धन जुटा रहे हैं और किसी निवेशक के बारे में पता चलता है कि वह अच्छा नहीं है, तो आप अन्य अच्छे निवेशकों को शामिल कर सकते हैं। कैस्पर ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि कितने उद्यमी इस प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं। जैसे आप किसी को नौकरी पर रखने में समय लगाते हैं, वैसे ही आपको ये जानना चाहिए कि आप अपनी कंपनी का एक हिस्सा किसे बेच रहे हैं। अंत में उन्होंने ये भी बताया कि कब रुकना है। कुछ संस्थापक धन जुटाने में इतने अच्छे हो जाते हैं कि वे इसे लगातार करना चाहते हैं, जबकि वास्तव में कंपनी का निर्माण करना अधिक महत्वपूर्ण है। धन जुटाना सफलता का संकेत नहीं है, और यह समझना जरूरी है कि धन जुटाने का मतलब यह नहीं है कि आप सफल हैं। कैस्पर ने यह भी कहा कि कई स्मार्ट लोग अपने जीवन में अच्छे स्कूलों और नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, और वे धन जुटाने को भी एक आवेदन के रूप में देखते हैं, जबकि कंपनी का निर्माण अधिक अस्पष्ट होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि धन जुटाना लक्ष्य नहीं है, बल्कि कंपनी का निर्माण प्राथमिकता होनी चाहिए। अंत में उन्होंने उपस्थित लोगों से कुछ मिनटों के लिए सवालों के जवाब देने का प्रस्ताव रखा।